गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, एनसीईआरटी की एक किताब को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत बड़ा बवाल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा हम समझेंगे कि आखिर ये मुद्दा है क्या एंड सुप्रीम कोर्ट को इतना स्ट्रिक्ट एक्शन क्या लेना पड़ गया। हर एक चीज़ को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों, दरअसल में पता क्या है कि क्लास 8th की एनसीईआरटी की बुक सोशल साइंस की जो है, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ये जो एनसीईआरटी की बुक है, इसमें यहाँ पर क्या हुआ कि एनसीईआरटी ने जैसे अपनी नई नई बुक्स लाती रहती है। अब इस नई बुक के अंदर एक चैप्टर डाला गया, रोल ऑफ जुडिशरी इन अवर सोसाइटी। ठीक है। अब इस बुक के अंदर ना कुछ ऐसी लाइंस लिखी गई थी जो अपने आप में थोड़ी कंट्रोवर्शियल बन गई। जैसे ये जो चैप्टर है रोल ऑफ जुडिशरी इन इंडियन सोसाइटी, इसमें इंडियन जुडिशरी के सामने किस तरह के चैलेंजेस फेस होते हैं उनका जिक्र किया गया है। उसमें एक लाइन है बुक के अंदर, दैट करप्शन में एग्जिस्ट एट वेरियस लेवल्स इन द जुडिशरी। आपकी जुडिशरी में अलग अलग लेवल्स के ऊपर कुछ हद तक जुडिश आपको करप्शन देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ बात करी गई है कि कुछ मिसकंडक्ट हो गया, कुछ अनएथिकल बिहेवियर हो गया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो लोगों का भरोसा है उसको खत्म करती हैं। अब देखो, पास्ट में भी इंस्टेंसेस हुए हैं ऐसे कुछ कुछ। जैसे आपको याद होगा कि एक जज के घर बहुत भारी मात्रा के अंदर नोट बरामद हुए थे, करोड़ों की संख्या के अंदर। राइट। तो उसी चीज को एक तरह से यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ पे एनसीईआरटी के माध्यम से दिखाने की कोशिश करी गई। उसी के साथ साथ इस चैप्टर में कुछ डेटा भी दिया गया। जैसे अगर हम बात करें कितने केसेस पेंडिंग हैं, फॉर एग्जाम्पल बुक में मेंशन्ड है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगभग 81,000 केसेस पेंडिंग हैं, हाई कोर्ट में लगभग 62 लाख केसेस पेंडिंग हैं, और लोअर कोर्ट के अंदर 4.5 करोड़ से भी ज्यादा केसेस आपको पेंडिंग देखने को मिलेंगे। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि ये जो सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है ना, ये सारी बातें दरअसल में जुडिशरी को एक खराब नजर में दिखाने का एक तरीका है। जानबूझकर जुडिशरी को बदनाम करने की यहाँ पे कोशिश है। तो दरअसल में हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने यहाँ पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस इस चीज का लिया। सुओ मोटो होता है अपनी मर्जी से। यहाँ पर किसी ने कोई पिटीशन नहीं डाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट को लगा नहीं नहीं कुछ गलत हो रहा है, तो खुद उन्होंने प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया। एंड हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने यहाँ पर क्लियरली बोल दिया कि इस तरह से जुडिशरी को डिफेम नहीं किया जा सकता। ऐसा लग रहा है बुक को पढ़ के कि जानबूझकर कोई जुडिशरी को गलत नजर में दिखाने की कोशिश कर रहा है। इससे लोगों का जो भरोसा है जुडिशरी के अंदर वो खत्म होता है। और ये 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या है, जो युवा बच्चे हैं उनके दिमाग में ये भरा जा रहा है कि जुडिशरी तो करप्ट होती है। अगर ऐसा इनके दिमाग में आया तो आगे जाके कोई भी फिर जुडिशरी की रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जितनी भी कॉपीज हैं, चाहे वो फिजिकल हैं चाहे वो डिजिटल हैं, उन सबको यहाँ पे सीज कर लिया जाएगा। इवन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यहाँ पे बोला है कि यार देखो, ये जो चैप्टर लिखा गया ये अपने आप में गलत लिखा गया है, एंड जिसने भी ये चैप्टर लिखा है उसके ऊपर जवाबदेही जो है, अकाउंटेबिलिटी है, वो फिक्स करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें, बहुत सारे जो आपके लॉयर्स थे, एडवोकेट्स थे, उन्होंने भी ये बोला कि यहाँ पर ना इस बुक के अंदर केवल और केवल जुडिशरी की बात करी गई है कि जुडिशरी में करप्शन है। पर भाई, करप्शन तो पॉलिटिक्स में भी होता है, करप्शन तो ब्यूरोक्रेसी में भी होता है। वो तो आपने नहीं मेंशन किया। ये जानबूझकर सिर्फ सिलेक्टिव ट्रीटमेंट देना, क्या ये जानबूझकर जुडिशरी को बदनाम करने की कोशिश है या नहीं है? ये सारे क्वेश्चन हैं। अब देखो, इसमें ना दोनों पक्ष हैं। कुछ लोग जुडिशरी के साथ में बोलेंगे कि नहीं नहीं यार, जुडिशरी इंडिपेंडेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी गई हैं कि हाँ पेंडिंग केसेस हैं या फिर कुछ इंस्टेंसेस हैं, ऐसा नहीं कि पूरी जुडिशरी करप्ट है, कुछ एक केसेस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, तो वहां पर तो एक तरह से हम जो बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं ना कि कैसे और सिस्टम को बेहतर बनाया जा पाए। तो दोनों पक्ष हैं। आप यहाँ पे मुझे बताना कि आप किस ओपिनियन को यहाँ पे थोड़ा ज्यादा मानते हो। बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या बताता है। पर आपको कुछ बातें जरूर यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर हम बात करते हैं ना, आप सब लोगों ने केशवानंद भारती केस सुना ही होगा, जहां पर हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, यहाँ से जिनका जन्म हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी आता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये है कि कहीं ना कहीं क्या इस तरह से जुडिशरी की डैमेज करना रेपुटेशन को, क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है या नहीं है? ये सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में देगा। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें आर्टिकल 19(1),
ये बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। हम सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक तरह की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। क्या इस तरह से बुक्स में लिखना, क्या ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा? क्या ये भी डिफेमेशन माना जाएगा जुडिशरी की? ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट हमें यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जजमेंट देगा। पर अभी इसके रिगार्डिंग बहुत बवाल हो गया है एंड वो सारा मुद्दा हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है। दोस्तों, डेट है आज की 27 फरवरी 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमें आज टॉपिक डिस्कस करना है वो प्रिंसिपल ऑफ जस्ट डेजर्ट्स का प्रिंसिपल डिस्कस करना है। ये न्यूज़पेपर्स में अलग अलग जगह मेंशन था, तो मैंने सोचा कि चलो ये प्रिंसिपल आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। क्या केस है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रिंसिपल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखो, जब हम बात करते हैं ना इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल की, ये बात करता है कि एक अगर पर्सन है ना, अगर उसने कुछ गुनाह किया है तो भाई उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि प्रोपोर्शनल हो टू द क्राइम दैट हैज बीन कमिटेड। अगर कोई छोटा क्राइम हुआ है, मान लो किसी ने चोरी करी है, अब ये कंपैरेटिवली एक छोटा क्राइम है ना, तो इसके लिए इसको कम पनिशमेंट मिले। पर अगर मान लो किसी ने कुछ मर्डर किया है, कुछ बड़े स्केल के ऊपर फ्रॉड किया है, उसके ऊपर बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो पनिशमेंट जो भी होनी चाहिए वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए कि किस तरह का गुनाह सामने वाले बंदे ने किया है, राइट। पनिशमेंट ये जस्टिफाई करता है क्योंकि जिसने गुनाह किया है वो उसको डिजर्व करता है। देखो एक्चुअली ना, पता क्या होता है, अलग अलग तरह की थ्योरीज होती हैं। एक तो ये प्रिंसिपल हो गया, एक प्रिंसिपल बात करता है आपकी डेटरेंस थ्योरी की। डेटरेंस पता क्या होता है? रोकना एक तरह से, कि आपने पनिशमेंट इस तरह से दी ताकि आने वाला फ्यूचर क्राइम ना हो। एक होता है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जो बात करता है कि नहीं नहीं यार, पनिशमेंट का पर्पस होना चाहिए क्रिमिनल को रिफॉर्म करने का। पर जो जस्ट डेजर्ट है ना, वो यहाँ पे डेटरेंस या रिफॉर्मेटिव की बात नहीं करता, वो बात करता है रेट्रीब्यूटिव जस्टिस की। वो बात कहता है कि यार इस बंदे ने गलती करी है तो इसको सजा मिलनी चाहिए। कितनी सजा मिलनी चाहिए? जिस तरह का उसका गुनाह था। छोटा गुनाह था तो छोटी सजा, बड़ा गुनाह है तो बड़ी सजा। इनफैक्ट अगर आप लोगों ने अपनी ऑप्शनल पढ़े होंगे तो वहां पर आप सबने इमैनुअल कांत का नाम भी सुना होगा। वो भी दरअसल में रेट्रीब्यूटिव जस्टिस की यहाँ पे बात करते थे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बन जाता है किस चीज का? प्रोपोर्शनैलिटी का। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, क्योंकि जो इंसान ने गुनाह किया वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शंस के लिए। और ये एक तरह की बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच है। कहने का मतलब, आपने कोई गुनाह किया था तो आपको यहाँ पे सजा मिलेगी। जो डेटरेंस वाला था ना, वो फ्यूचर लुकिंग होता है, वो कोशिश करता है कि आगे गुनाह कैसे ना हो। रिफॉर्मेटिव भी उसी की बात करता है कि इस बंदे को हमें सुधारना है। पर रेट्रीब्यूटिव इसकी बात नहीं करता, वो पास्ट एक्ट की यहाँ पे बात करता है। और ये प्रिंसिपल दरअसल में बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच ही यहाँ पे अपने आप में देखने को मिल जाती है। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम ब्लॉकचेन को समझते हैं, फिर हम आएंगे ब्लॉकचेन इंडिया क्या है, विल अंडरस्टैंड दैट। देखो, होता पता क्या है, ब्लॉकचेन एक तरह का रिकॉर्ड है, या आप कह सकते हो एक तरह का डिजिटल रिकॉर्ड है, ठीक है। अब इसमें पता क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजैक्शन हुई, अब जो भी आपके कंप्यूटर्स होंगे उस नेटवर्क के अंदर, वो उसको चेक करेंगे। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ना इस तरह से रिकॉर्ड हो जाती हैं एक ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक होता है ना, आगे जाके कोई नया ब्लॉक भी बनेगा, बिल्कुल। तो होता पता क्या है, दरअसल में इस ब्लॉक में डेटा तो होता ही होता है, एट द सेम टाइम यहाँ पर इसका पिछले के साथ कनेक्शन और अगले वाले के साथ कनेक्शन, ये हर एक चीज स्टोर्ड होती है। क्योंकि ये एक तरह से चेन बन जाती है, इसीलिए इसको हम लोग ब्लॉक चेन का नाम देते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पता क्यों होता है ब्लॉक चेन? इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि अगर आपको कुछ डेटा में यहाँ पे बदलाव करना है, तो सिर्फ यहाँ बदलाव नहीं करना, आपको उसका पिछला कनेक्शन चेंज करना है, अगला कनेक्शन चेंज करना है। पिछला कनेक्शन चेंज होगा तो उससे पिछला कनेक्शन चेंज होगा। तो एक्चुअली इसको चेंज करना उतना आसान नहीं होता है। एक चेंजेस होंगे तो कहीं ना कहीं बाकी सब लोग यहाँ पे उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो हर जो ब्लॉक होता है ना, वो इस तरह से क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से यहाँ पे आपस में कनेक्ट होता है। इसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन। आपके बिटकॉइन में तो इस्तेमाल होता ही है, आपकी जो क्रिप्टो करेंसीज वगैरह होती हैं, बट एट द सेम टाइम आपके बैंकिंग सिस्टम्स में, सप्लाई चेन में, वोटिंग में, अलग अलग जगह के ऊपर इसका ब्लॉकचेन का आज के समय आपको इस्तेमाल देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब कोई भी सेंट्रल यहाँ पे कंट्रोल नहीं करता, यहाँ पे सबके पास इसका यहाँ पे कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएगा। मल्टीपल कंप्यूटर्स के अक्रॉस यहाँ पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, तो सरकार वगैरह भी इस्तेमाल करती है,
डिस्ट्रीब्यूट लेजर्स है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, एक नेटवर्क के ऊपर यहाँ पर है रेदर देन अ सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी। इसको चेंज करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, एंड यहाँ पर इंक्रिप्शन का भी इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें हैं ब्लॉकचेन के बारे में। अभी हम आ जाते हैं कि आखिर सर ये ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज क्या है। दरअसल में हमारी मीटी मिनिस्ट्री जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, ताकि हम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके अलग अलग प्रकार के सोल्यूशंस दे पाएं। तो मीटी मिनिस्ट्री के साथ साथ आपका जो सीडैक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो भारतीय जो स्टार्टअप्स हैं उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशंस बनाए हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स के लिए। अब इसके लिए जो भी हमारे स्टार्टअप्स होंगे उनको हमारा जो डीपीआईआईटी है और आपका मीटी मिनिस्ट्री है बेसिकली, वो यहाँ पे इनको स्टार्टअप्स को सिलेक्ट करेगी, उनको समय समय के ऊपर फंडिंग वगैरह दी जाएगी, ताकि वो सरकार की प्रॉब्लम्स का एक तरह से सोल्यूशन लेकर आ पाए। राइट। तो इससे इंश्योर ये होगा कि एक तरह से डिजिटल गवर्नेंस जो है हमारी बेहतर हो पाएगी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी बन पाएगी और अच्छे से, क्योंकि स्टार्टअप जो सोल्यूशंस देंगे वो सरकार के कामकाज को और ज़्यादा शानदार करते रहेंगे। कहीं ना कहीं अलग अलग जगह के ऊपर गवर्नेंस सेक्टर्स के अंदर इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल होगा। यही है ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है एप्स्टीन बार वायरस। सबसे पहले मैं इस वायरस के बारे में थोड़ा आपको समझाता हूं, फिर बताऊंगा कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। देखो, एक्चुअली पता क्या होता है, ये एप्स्टीन बार वायरस जो है ना, ये एक हर्पिस वायरस है जो इंसानों को इंपैक्ट करता है। ठीक है। अब इसमें होता पता क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लो आपकी बॉडी में ये वायरस चला गया, ये वायरस फिर लाइफ टाइम आपकी बॉडी में रहेगा। अब पॉइंट आता है इससे होता क्या है इस वायरस से। देखो, इस वायरस से ना आपको बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपको बुखार हो सकता है, आपका गला खराब हो सकता है, आपको थकावट वाली चीजें हो सकती हैं। तो एक्चुअली ना कई बार पता क्या होता है कि आपकी बॉडी में ये वायरस होता है और आपको पता भी नहीं होता कि आपकी बॉडी में ये वायरस है। नॉर्मली पता क्या होता है कि छोटी मोटी आपकी बीमारी हो जाती है, कि आप बीमारी मतलब कि गला खराब हो गया, बुखार हो गया, वो सारी चीजें। पर कई के केसेस के अंदर ये थोड़ा खतरनाक भी हो जाता है। ऐसा बताया जाता है कि हमारी जिंदगी में ना हम सबके ऊपर एप्स्टीन बार वायरस जो है वो मोटा मोटा होता ही है। एवरीवन इज इन्फेक्टेड विद एप्स्टीन बार वायरस, ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है कि ज्यादातर लोगों को इन्फेक्शन होता ही है अपनी जिंदगी के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि तो चलो ठीक है, दुनिया भर में 95% लोग जो हैं वो कहीं ना कभी इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से इंफेक्ट होते ही हैं। ज्यादातर केसेस असिम्टोमेटिक रहते हैं, बहुत ही कम रहते हैं, या फिर बहुत ही कुछ केसेस होते हैं जहां पर कुछ ना दिक्कत आ जाती है। और ठीक है ना, जैसे मान लो कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट है, उसमें दिक्कत आ सकती है। किसी का इम्यून सिस्टम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है, कोई बीमार ज्यादा रहता है, उसमें दिक्कत आ सकती है। बाकी लोगों के ऊपर बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स आपको इसके देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। अभी पता क्या हुआ है, अभी साइंटिस्ट ने ऐसा देखा कि यार जो आपके चूहे होते हैं ना, उनमें आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलेंगी। वो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है ना, वो कहीं ना कहीं एप्स्टीन बार वायरस से प्रिवेंट करने में मददगार है। पता क्यों? क्योंकि एक्चुअली ना आप नोटिस करना, अभी फिलहाल हमारे पास एप्स्टीन बार वायरस के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। तो हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि क्या कोई सोल्यूशन हो सकता है। तो यस, एक सोल्यूशन जो हमारे सामने भी सामने आया ना, वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जो आपको चूहों में देखने को मिलती है। अब सवाल आता है कि अच्छा ये कैसे काम करता है। देखो, सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती क्या है। देखो, ये ना दरअसल में लैब में बनाई जाती है। जैसे एक तो होती है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होती हैं, वो होती है नेचुरल एंटीबॉडीज। पर अगर हम लैब के अंदर प्रोटीन्स बनाएं, वो होंगी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब इनका काम हमारा यही होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं, एंड कहीं ना कहीं जो भी आपके डिजीज वाले सेल्स होते हैं उनको यहाँ पे मार गिराते हैं या उनको टारगेट कर लेते हैं। ये होते हैं वो एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो दरअसल में यहाँ पर जो रिसर्चर्स को चूहों के अंदर एंटीबॉडीज मिली है ना, वो यहाँ पर दो स्पेसिफिक प्रोटीन्स, दैट इज GP350 एंड GP42, इनको यहाँ पर आपका टारगेट करती हैं। ये GP350 वही है जो वायरस को अटैच करता है, GP42 वही है जो वायरल को बॉडी के अंदर एंट्री करने के लिए मदद करता है। तो अगर हम इन दोनों को ही टारगेट कर रहे हैं इन एंटीबॉडीज के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं वायरस की एंट्री हमारी बॉडी में रोकी जा सकती है, एंड उससे कहीं ना कहीं अगर हम बात करें एप्स्टीन बार वायरस से हमें लड़ने के अंदर हमें सक्षम हो पाएंगे। तो ये जो स्टडी है यूएसए ने यहाँ पे कंडक्ट करी है, इसी वजह से ये न्यूज़ में आया है। एंड इससे कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करने के अंदर कुछ हद तक प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी इसका आपको देखने को मिल जाएगा। और आने वाले समय में हम अगर इसकी एक वैक्सीन बना सकते हैं ना, तो उसमें भी मददगार ये पर्टिकुलर एंटीबॉडीज हमें देखने को मिल जाएंगी। ये है आपका एप्स्टीन बार वायरस का टॉपिक। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारे सामने मिलान
2026 मैरीटाइम एक्सरसाइज। देखो ये भारत की नेवी की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है, मिलान 2026। ये आपका अभी जो स्टार्ट हुई विशाखापट्टनम कोस्ट से आईएनएस विक्रांत के थ्रू, जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है। दरअसल में ये जो एक्सरसाइज है बहुत पुरानी है। ये लॉन्च हुई थी 1995 के अंदर अंडर द अंडमान एंड निकोबार कमांड। स्टार्टिंग में इसमें 4 नेवीज ने पार्टिसिपेट किया था, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड। पर समय के साथ साथ और नए नए देश यहाँ पे इसके अंदर जुड़ते रहे और आज के समय 50 से भी ज़्यादा देश यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं इस साल की बात करूँ ना, तो इस साल तो 70 से भी ज़्यादा देश यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 15 से 25 फरवरी के बीच में ये पर्टिकुलर हुआ एंड ये 13वां एडिशन था हमारे इसका मिलान समिट का। और ये 2 साल के बाद होता है। इट्स अ बाइनियल आपको एक्सरसाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और भारत का जो महासागर विजन है, दैट इज मैरीटाइम एसोसिएशन फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट एंड सिक्योरिटी फॉर ऑल इन द रीजन। उसके अलावा हमारा जो सागर डॉक्ट्रिन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसी के साथ कहीं ना कहीं अलाइन करता है, क्योंकि भारत के साथ यहाँ पे अलग अलग जो फ्रेंडली फॉरेन देश है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। ये है भारत की मिलान एक्सरसाइज। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है टेरीज वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पर पता क्या होता है, इस समिट के अंदर दुनिया भर के लीडर्स, पॉलिसी मेकर, साइंटिस्ट, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव साथ में आते हैं और एक तरह से कोशिश करते हैं किसके रिगार्डिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट के रिगार्डिंग क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को साथ में मिलकर काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ये जो समिट था ना, ये दरअसल में 2001 में स्टार्ट हुआ था। तब उसका नाम था दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, पर अब हमने इसका नाम कर दिया है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। 2001 में स्टार्ट हुआ था, तो इस बार 2026 में ये 25वां एडिशन आपको इस समिट का देखने को मिलेगा। राइट, हर साल ये पर्टिकुलर आपका समिट होता है। इस तरह से ग्लोबल साउथ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल समिट होता है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। अब ये करवाता कौन है दोस्तों, ये करवाया जाता है टेरी के द्वारा। टेरी क्या है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये हर साल इस वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को यहाँ पे कंडक्ट करवाता है। दरअसल में टेरी को स्टैब्लिश किया गया था 1974 के अंदर, जिसके हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे, ताकि एनर्जी, एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब मुद्दों के रिगार्डिंग ये टेरी काम कर पाए। तो ये कई कामों में काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी में, क्लाइमेट पॉलिसी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ग्रीन बिल्डिंग्स, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट काम आपको टेरी के देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट और TERI के बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों टॉपिक है हमारा मोदी जी के रिगार्डिंग। दोस्तों मोदी जी इसराइल गए, ठीक है, वहां पर इनको दरअसल में स्पीकर ऑफ द नेक्स्ट जो मॉडल है, मेडल है, वो यहाँ पे इनको दिया गया। और दुनिया में पहले ऐसे पर्सन बन गए मोदी जी, पहले फॉरेन लीडर ऐसे बन गए जिनको ये मेडल मिला। आई रिपीट, प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं, ये पहले फॉरेन लीडर बने जिनको इस मेडल से यहाँ पे नवाजा गया। अब पॉइंट आता है कि क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है भारत और इजराइल के जो रिश्ते हैं उनको बेहतर बनाने के अंदर, जैसे डिफेंस, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, इन सब चीज़ों के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि भारत किस तरह से वेस्ट एशिया के अंदर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। सर इसका क्या मीनिंग होता है नेक्स्ट का? ये वहाँ की संसद को बोलते हैं, जो इसराइल की पार्लियामेंट है ना, उसको बोला जाता है। तो वहीं पे आपको ये अवार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ये हाईएस्ट ऑनर होता है जो कि उनकी जो पार्लियामेंट है यहाँ पे किसी लीडर को देती है। तो इस तरह से पहले ऐसे फॉरेन लीडर बने हैं जिनको ये अवार्ड जो है वो यहाँ पे ऑनर जो है, मेडल जो है दिया गया है। राइट, इनफैक्ट अगर हम बात करें ना, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत सारे और भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स यहाँ पे मिल चुके हैं। जैसे 2019 में ऑर्डर ऑफ ज़ैद दिया गया यूएई के द्वारा, फिर रशिया के द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये इससे दिया गया। सऊदी अरेबिया के द्वारा किंग अब्दुल अजीज शाह, ये दिया गया। ऑर्डर ऑफ द नाइल इजिप्ट के द्वारा दिया गया। लीजन ऑफ मेरिट आपका यूएस के द्वारा। ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस के द्वारा। ऑर्डर ऑफ फिजी के द्वारा। ये कुछ इंपॉर्टेंट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी को यहाँ पे पिछले 10 साल में दिए गए हैं। राइट, तो ये सारी बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका संविधान दिवस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन डे। इसको आप ट्राई करिएगा, कमेंट्स में बताना इसका सही आंसर क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रिगार्डिंग द जुडिशियल कस्टडी। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मेरे सामने कमेंट्स में करिएगा। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आखिर 71st अमेंडमेंट के माध्यम से कौन सी लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया 8th शेड्यूल में। देखो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, तो एक्चुअली उस समय टोटल 18 लैंग्वेजेस थी, बट आज के समय तो 22 हैं। तो समय समय के ऊपर कुछ एडिशंस हुए।
जैसे फॉर एग्जांपल 21st अमेंडमेंट के माध्यम से सिंधी लैंग्वेज ऐड की गई 1967 के अंदर। फिर 1992 में 71st अमेंडमेंट के माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इन लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली इन 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। और 96th अमेंडमेंट के माध्यम से उड़िया जो थी ना, उसका नाम उड़िया यहाँ पे रख दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे टोटल 22 लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल जाती है। अब ये पूछ रहा है कि 1992 में जो 71st अमेंडमेंट हुआ उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड हुई। तो देखो मैंने आपको बताया ना, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये लैंग्वेजेस ऐड हुई थी, मैथिली इसमें ऐड नहीं हुई थी। तो सही आंसर क्या बनेगा, 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि कौन से पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। देखो जब हम बात करते हैं ना म्यूनसिपैलिटीज़ की, तो आप लोग जानते होंगे कि जो म्यूनसिपैलिटी था वो दरअसल में 42nd, सॉरी नॉट 42nd नहीं, एक सेकेंड, जो म्यूनसिपैलिटीज़ थी वो दरअसल में हाँ 1992, राइट, हाँ 1992 में जो 74th अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। आपको पता होगा 1992 में 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट हमें देखने को मिले थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और जो म्यूनसिपैलिटी वाला पार्ट था ना वो 74th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था और दरअसल में पार्ट 9A में आता है। सो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बात रही इमरजेंसी प्रोविजन की, ये तो आप सबको पता होगा, आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 में आपको इमरजेंसीज के बारे में बात करी हुई है और ये आते हैं आपके पार्ट 18 के अंदर। सो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, कह रहा है कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो आपको पता होगा, आप सबको आर्टिकल 368 देखने को मिलेगा और यहाँ पर पार्ट 20 ही होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी अपने आप में करेक्ट है। तो ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। अब रही बात दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल होमवर्क दिया था मैंने आपको UN रोड सेफ्टी के बारे में एक तो था, तो ये जो है बिल्कुल न्यूयॉर्क के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। सो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्साइज वज्र प्रहार की बात करें तो ये इंडिया और USA के बीच में होता है, ना कि फ्रांस के साथ। सेकंड इज रॉन्ग। सी राजा गोपालाचारी जी की बात करें तो हरिपुरा सेशन दरअसल में इन्होंने प्रिसाइड नहीं किया था, हरिपुरा सेशन तो सुभाष चंद्र बोस जी की द्वारा प्रिसाइड किया गया था, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट अपने आप में यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।